क्या आप बिलीव करते हैं ट्रेडिशनल बैंक्स ये सारे फिनटेक्स जो भी आ रहे हैं, इनको बाद में अब्ज़ॉर्ब कर लेगा या ये दोनों पैरेलली ग्रो करेंगे और इवन जो कंपनीज़ हैं फिनटेक स्टार्टअप्स, ये इवेंचुअली बहुत बड़ा बन के ही दे विल बिकम द नॉर्म? नहीं, आई वुड से पैरेलल पैरेलल ग्रोथ होगी। बैंकिंग और एनबीएफसीज़ का भी बहुत बड़ा वैल्यू ऐड है। तो इनका जो अगर आप देखोगे इनके पास कैपिटल या हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो दे हैव अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो बैंकिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड है। वो भी एक रहेगा। ऑब्वियसली वो डिजिटाइज़ भी करेंगे, फिनटेक्स भी ग्रो करेंगे। आई वुड से पैरेलल ग्रोथ या फिर कंबाइंड ग्रोथ आई वुड से मोर लाइक पार्टनरशिप लेड ग्रोथ बिटवीन फिनटेक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आई फोरसी ग्रोइंग वेरी वेल। And obviously few fintechs becoming financial institutions and few banks becoming more digitized, this will happen. वोल्ट मनी को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला जब आपने लेंडिंग अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेके आए, राइट? तो आपका पहला ट्रैक्शन आपको कैसे मिला और उसमें चैलेंजेस कुछ आए, क्या आए? पहला ट्रैक्शन जैसे वो हमने जो स्टार्ट किया था, आई थिंक वन थिंग व्हिच हेल्प्ड अस कि हमने उस पे काफ़ी रिसर्च करी हुई थी कि इस चैनल में इस टाइप के पार्टनर्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। सो उसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन मिला इनिशियली कि जब हमने ये प्रोडक्ट उनके थ्रू सेल करना स्टार्ट किया अपने इंडिविजुअल पार्टनर्स के थ्रू, तो वो शुरू में थोड़ा स्लो हुआ बट बाद में धीरे-धीरे पिकअप करने लग गया। आपने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो आपने इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया? सो इंटरेस्ट रेट मोस्टली ऐसी मार्केट में ये प्रोडक्ट एचएनआईज़ और यूएचएनआईज़ में, अल्ट्रा एचएनआईज़ में पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, राइट? सो वहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा लोअर रेट पे ज़्यादा चल रहा था। क्या रेट चल रहा होगा? आज के रेपो रेट के हिसाब से बात करते हैं, तो आज के रेपो रेट के हिसाब से वो न 9.5 टू 10% ही चल रहा था, राइट? तो हमने सिमिलर तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि एचएनआईज़ और अल्ट्रा एचएनआईज़ ये बड़े लेंडर्स कैटर करें। अगर हम डिजिटाइज़्ड वे में, लो कॉस्ट में इन्हीं रिटेल कस्टमर्स को एक्वायर करें, तो हम सिमिलर रेट में वी कैन ऑफर टू रिटेल इन्वेस्टर्स एज़ वेल। सो उसी रेट के आस-पास हमने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया कि इसको बोलते हैं रियल डेमोक्रेटाइजिंग टू रिटेल ऑडियंस, राइट? सो जो चीज़ एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को मिल रही है, आप रिटेल को भी वो चीज़ अवेलेबल करा पाओ। म्यूचुअल फंड एज़ अ कोलैटरल में कंप्लायंस का क्या रोल आया? आपने कैसे उनको कन्विंस किया ऑन बोर्ड होने के लिए? सो कंप्लायंस जो वाला पीस था इसमें, तो ऑब्वियसली जो हमारे कस्टोडियंस थे, आरटीएस जो हेल्प करते हैं, उनको उन्होंने सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा सेबी और इनसे अप्रूवल लेके कि हमारा एक फिज़िकल ब्रोकन प्रोसेस है, वी आर डिजिटाइजिंग इट। तो उसमें इतना चैलेंज नहीं आया हमें आगे। मोर टुवर्ड्स लेंडिंग साइड ऑफ थिंग्स कि जैसे हमें सारे एलएसपी लेवल, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के कंप्लायंसेस मीट करने पड़े फ्रॉम कि लेंडिंग पे। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी म्यूचुअल फंड लेंडिंग, इट्स मोर लाइक लेंडिंग ओवरऑल, राइट? उस लेवल पे हमें काफ़ी कंप्लायंस लेवल पे डेवलपमेंट्स ये सब जो है वी हैड टू पुट एन एफर्ट इन दिस टू कंप्लाई विद आरबीआई की जो रेगुलेशंस है। बोरोवर प्रोटेक्शन को कैसे मैनेज किया गया इसको स्टार्ट में जब आपने किया? बोरोवर प्रोटेक्शन इन मतलब कि आपने प्रोडक्ट बनाया, अब इसको कैसे रखा जाए कि बोरोवर प्रोटेक्टेड रहे, उसका इंटरेस्ट के अलावा उसके पैसे नहीं जाएँ? सी वी वर वर्किंग विद ट्रिपल ए रेटेड लेंडर्स, लिस्टेड बिग ट्रिपल ए रेटेड लेंडर्स। सो ऑलरेडी ये वाला जो इकोसिस्टम था ऑलरेडी इन प्लेस था। ऑब्वियसली डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स मोस्टली is not expected of these triple A rated lenders, and we have seen that as well. So we were working with Tata Capital, Bajaj Finance. So इनका ecosystem already developed on the lending side of fees, and there was no as such mis-selling or sort of any defrauding any investors. गोल्ड प्रॉपर्टी एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड, आपका कौन-सा सबसे बेस्ट आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स यू विल बी बायस्ड अ लिटिल बिट बट सबसे ज़्यादा आपको कौन-सा एफिशिएंट कोलैटरल लगता है? Mutual fund definitely is the efficient collateral. The reason is it's mark to market and liquid from the lender perspective. Mark to market and liquid. बट गोल्ड में भी हो सकता है ना? सो गोल्ड में भी हो सकता है, अग्रीड। बट गोल्ड में ना प्रोसेस वाइज आप देखोगे, लिक्विडेशन के लिए आप हार्ड गोल्ड रख रहे हो, ज्वेलरी रख रहे हो, आप उसको बेचने जाओगे या ये करने जाओगे, दिस कैन बी लिक्विडेटेड इन लिटरली सेकेंड्स। सो इट्स द हाईएस्ट वैल्यू, आई मीन नो डाउट एनी लेंडर वुड अग्री इन द कंट्री कि दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू कोलैटरल टुडे। इंटरेस्ट रेट अब 9% के आसपास है। क्या इंडियन बोरोवर्स म्यूचुअल फंड लोन को प्रेफ़र करेंगे ओवर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन इन फ्यूचर? पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड लोन आर वेरी एक्सपेंसिव। एवरेज रेट आप देखोगे पर्सनल लोन का वो 18% आज भी है, आगे भी रहेगा, आज भी है, और क्रेडिट कार्ड का 36% है एवरेज रेट, राइट? म्यूचुअल फंड लोन कंपेयर टू पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड इज नॉट रियली अ कंपैरिजन। इट्स गुड डेट एंड बैड डेट क्लियरली। अभी आपको क्या लगता है फिनटेक इंडस्ट्री इंडिया में मैच्योर हो गई है अब? नो, डेफिनेटली नॉट। देयर इज अ लॉट टू डू।
in the fintech industry. The lot of innovation will happen. There's a lot of scope in fintechs. A lot of people can do a lot of things in wealth management, in lending, in insurance. Lot of things can be done. तो अभी तो far from being mature. क्या कुछ रिस्क है आज के टाइम में? ऐसे भी डिजिटल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, राइट? तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि मतलब इसमें जो जैसे अब तो एक्सेस सबके पास में अगर कुछ वे में पहुंच जाए और वो म्यूचुअल फंड सेल कर सके स्कैमर्स, ऐसा कुछ हो सकता है? नॉट विद अस या कस्टोडियंस, बिकॉज वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है. इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ बिगर क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड कोई भी कैसे सेल कर सकता है. लेंडर तो एक नेक्स्ट लेवल है, राइट? सो आई डोंट थिंक उस लेवल पे, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेशन इकोसिस्टम ऑफ म्यूचुअल फंड कोलैटरल जो एज अ कस्टोडियन लोगों के पास होता है. आई डोंट थिंक इस टाइप का फ्रॉड पीपल शुड बी वरिड अबाउट. आई थिंक पीपल शुड बी मोर वरिड अबाउट ये जो साइबर स्कैम्स हो रहे हैं. कुछ गलत पर्सनल लोन ले लिया, कुछ कैसे ले लिया, थोड़ा प्रेडेटरी रेट्स पे ले लिया. इस टाइप के स्कैम्स पीपल शुड बी वरिड अबाउट.